ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में हुई शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मुलाकात के बाद राजभर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को बढ़ाएंगे आगे। थाईलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतवंशियों के साथ किया था संवाद। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। घटते जल स्तर के बावजूद दिल्ली में यमुना अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी। और चेक खिलाड़ी मार्केटा वोंड्रोसोवा बनी विंबलडन की नई महिला एकल चैंपियन। ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ऑन्स ज्यूबर को हराकर जीता विंबलडन का पहला खिताब। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली सहित गाजियाबाद और नोएडा के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। हालांकि यमुना के जलस्तर में लगातार कमी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिन बरसात का अनुमान जताया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पानी भर जाने की वजह से रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से एनडीएमसी सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता
चंद्रशेखर इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, दिल्ली में यमुना का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां जो है उस अनुपात में अभी भी बनी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी आप देंगे, क्या कुछ अपडेट्स देंगे, और यमुना के जलस्तर के बारे में भी बताइए। देखिए, यमुना का जलस्तर तो अब नीचे की ओर लगातार जा रहा है और खतरे के निशान से अब कुछ ही मीटर की दूरी पर है। मगर इसमें ये देखने वाली बात है कि निखिल कि अब हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी जो भारी बारिश की जो अनुमान जिस प्रकार से लगाया गया है, वो अब कितने लेवल पर पानी वहां से नीचे की ओर आता है, क्योंकि वो भी एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये कहा जा सकता है कि लगातार यमुना में जो जलस्तर में गिरावट आ रही है, उसके बाद साथ ये जो पानी अब ये 5 दिन तक दिल्ली में भी बरसने की बात जो हो रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसको भी देखने वाली बात यह है कि कितने लेवल पे पानी यहाँ पर गिरता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है इससे और भी बढ़ सकती है। अभी राजघाट में जिस प्रकार का पानी आपको दिख रहा है, कम से कम 4.5 से 5 फुट का ये पानी है, और बिल्डिंगें जो है वो पूरी तरह से भीगी हुई है। तो इस तरह की कमोवेश समस्याएं जो है वो अभी नोएडा और जो ट्रॉनिका सिटी का जो इलाका है गाजियाबाद का, वहां भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे कई जगहों पर जो है जल भराव की समस्या बनी हुई है। आईटीओ में भी कुछ जो जगहों पे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पानी की समस्याएं बनी हुई है जल भराव की। तो ये अभी तक चीजें चलते रहेंगे। लेकिन राजघाट पे एक अच्छी पहल ये हुई है कि जब उपराज्यपाल यहाँ पर कल आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसके तहत यहाँ से मोटर के थ्रू यहाँ से पानी को निकालने की कोशिश तो हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ऐसी सिचुएशन पे ये बना हुआ है कि इसमें जब वो पानी निकालने की कोशिश की जा रही है तो रोड के दूसरी तरफ भी वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ भी पानी उतना ही भरा हुआ है मैदान में। तो अब यह इस प्रकार की जो समस्याएं हैं कुछ जगहों पे देखने को मिलेंगी। तो उसमें भी जरूरी यह है कि उसमें भी एक और विकल्प तलाशने की कोशिश होगी कि टैंकर में इसको भर के कहीं और इसको स्थानांतरित किया जाए, या किस तरीके से यहां से वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पाई जा सके। लेकिन निखिल, अंत में इतना ही कहूंगा कि ये जो पानी है अभी जो बरसना है, जो 5 दिन का जो दिया गया है अल्टीमेटम की 5 दिन तक लगातार बारिश होनी है, वो कितने लेवल होती है, क्योंकि उस पर भी देखने वाली बात होगी कि वाटर लॉगिंग की समस्या कितनी उत्पन्न होती है। जी जी, निश्चित तौर पर जो निचले इलाके हैं उनकी स्थिति बताइए। आपने बताया कि राज्यपाल एलजी जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और जो राहत और बचाव कार्य है वो किस तरह से चलाया जा रहा है। केजरीवाल सरकार पर लगातार इस बात को लेकर के उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जो व्यवस्था रही है उसको लेकर के। तो अभी फिलहाल जो राहत और बचाव कार्य है उसके बारे में बताइए। देखिए, राहत और बचाव कार्य की जहां तक बात है, एनडीआरएफ की 16 टीमें लगी हुई हैं और हर टीम में तकरीबन 25 लोग होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1500 से ऊपर के जो जवान हैं जो एनडीआरएफ के वो लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से आईटीओ के बैराज को खोलने के लिए सेना के जवान लगातार वहां पर प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिली है और अभी भी प्रयास वहां पर लगातार जारी है। तो ये कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए थे, यानी कि जो पशु भी वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश की है। जो यमुना के आसपास के जो इलाकों में जो लोग फंसे हुए थे उनको, और इनमें से काफी सारे लोग वो हैं जो कि जो यमुना के डूब क्षेत्र में जो बसे हुए थे, और उनको वहां से निकाल करके स्थानांतरित किया गया। उसमें काफी सारी संख्या में मवेशी भी हैं और जो लोग हैं उनको भी स्थानांतरित किया गया। ये रोड के करीब जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर उनको रखा गया है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि वहां पर चिकित्सा और खान पान की व्यवस्था दी जाए। हालांकि काफी लोगों का ये कहना है कि उन तक वो सुविधाएं उस लेवल पर पहुंच नहीं पा रही। जी, निश्चित तौर पर एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जब दिल्ली के साथ साथ एनसीआर, आपने हालांकि नोएडा और गाजियाबाद का जिक्र किया है, फरीदाबाद और गुड़गांव, इन दोनों इलाकों के भी बारे में बताइए। नोएडा और गाजियाबाद के क्या हालात हैं? देखिए, नोएडा के कुछ इलाकों में चूंकि पानी यमुना का वहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो डूब क्षेत्र है वहां उस साइड से, और दूसरी तरफ ये जो ट्रॉनिका सिटी का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी जल जमाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ये जो पानी है, यमुना नदी का जो पानी है, जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पहुंचा है। एक चीज और भी अपडेट में है कि जो मथुरा की तरफ जो पानी है वो भी एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन की तरफ जा रहा है, और वहां पर भी पानी जो है वो जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। और ये भी निर्देश दिए गए कि नदियों के पास जो लोग है वो ना जाए। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यमुना के सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर लगातार पानी का जलस्तर जो बढ़ रहा है, उससे भी ये समस्या जो है आगे के जो राज्य हैं या जो क्षेत्र हैं वहां तक आ रही है इसकी। जी जी, निश्चित तौर पर। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए चंद्रशेखर।
और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की जो स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाके में सड़कों पर भारी जलजमाव हो गया था। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह से पूरी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जो स्थिति बनी हुई है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो तमाम सड़कें थी उन पर जल जमाव हुआ। जो निचले इलाके थे, अभी हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बताया कि वहां से राहत और बचाव अभियान चलाया गया, क्योंकि जो डूब के क्षेत्र थे उसमें स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी और तमाम लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने बाहर निकाला। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना भी इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे आईटीओ से। और आपको मालूम है कि जिस तरह से जो लगातार एक परिवहन के लिहाज से आईटीओ का क्षेत्र हो या जो पूरा इस तरफ का सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए जो यमुना पार के इलाकों से जोड़ता है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गिरीश, किस तरह से बताएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा था कि ये इलाका भी बाधित हो गया था। किस तरह से सड़कें बाधित हुई हैं और उनमें अब यातायात धीरे धीरे करके अब शायद सुचारू हो रहा है? सही सिचुएशन आप बता पाएंगे ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार यमुना नदी में जल स्तर बढ़ रहा था उसकी वजह से कई जगहों पर दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी के आसपास के सड़कें हैं वहां पर सड़कों पर पानी आ गया था और जल भराव की स्थिति होने की वजह से कई ऐसे जो रास्ते थे उनको पूरा तरह से बंद कर दिया गया था। आवाजाही पूरी तरह से बंद थी। इस समय मैं आईटीओ पर मौजूद हूं। ये रास्ता आईटीओ से सीधा विकास मार्ग की ओर जाता है। इस रास्तों पर भी जो वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन अब इसको रास्ते को खोल दिया गया है। हालांकि इस सड़क पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिल्ली यातायात पुलिस ने इस पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए इसको फिर से आरंभ कर दिया है। मेरे कैमरा सहयोगी राजेश से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन यहाँ पर इस सड़क पर गुजर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही इस तरह से लोग गुजर रहे हैं। हालांकि जो पानी की संख्या, पानी की जो मात्रा है, वो जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर यमुना नदी की भी बात की जाए निखिल, तो इस समय यमुना नदी करीब 2.5 मीटर नीचे आ चुकी है, अपने जो स्तर पर पहुंच चुकी थी, यानी कि 208.66 मीटर पर यमुना नदी का जलस्तर पहुंच गया था, जो काफ़ी भयावह हो चुका था। अब जो है यमुना नदी का जलस्तर करीब 2.5 मीटर से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। इस समय अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय यमुना नदी का जो जल स्तर है 205.98 मीटर पर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार ये देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उससे थोड़ी राहत जरूर कही जा सकती है निखिल। और क्योंकि ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर इस तरह बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ गया था, तो ऐसे में जो डीडीएमए के अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने एक डीडीएमए की बैठक बुलाई जिसमें दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के तमाम सचिव, एनडीआरएफ, तमाम लोगों को इसमें बुलाया गया। और ख़ास तौर पर जो डीडीएमए के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर तमाम जो प्रशासन है, जो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इसको देखते हैं, उनको निर्देश दिए थे ख़ास तौर पर कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके तमाम जो हैं इंतजाम किए जाएं। इसके साथ साथ जो खास तौर पर जो निचले इलाकों में जहां पानी भर गया था, जो लोगों को कैंप में शिफ्ट किया गया था, उनके लिए भी खास तौर पर निर्देश दिए गए थे डीडीएमए की ओर से कि उन लोगों को जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ले जाकर ठहराया जाए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की जाए, उनके लिए जो टॉयलेट्स हैं वहाँ पर उनको खड़ा किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो डीडीएमए की तरफ से विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी, जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसके बाद जो है दिल्ली के अंदर प्रशासन काफ़ी अलर्ट हुआ और काफ़ी प्रयास भी किए गए। हालांकि जो दिल्ली के अंदर कल मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। ये आईटीओ का वो रास्ता है जो सीधा विकास मार्ग की ओर जाता है और सीधा जो विकास मार्ग से आईटीओ की ओर आता है, इस पर रोजाना अगर सामान्य दिनों की बात की जाए तो कई लाख वाहन इस सड़क पर होकर गुजरते हैं। हालांकि इस समय बहुत संख्या कम है, या यूँ कहें कि आज रविवार का दिन है, इसकी वजह से भी काफ़ी जो वाहन हैं वो कम
कम गुजर रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस ने लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए खास तौर पर इस मार्ग को खोल दिया है। हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रखी है। उसके इंतजाम भी खास तौर पर डीडीएम ने कहा है कि इनको तमाम जो रास्ते हैं उनको क्लियर किया जाए और लोगों को असुविधा ना हो। जी, उससे जो जल जमाव है या जो बाढ़ है उससे जो होने वाली दिक्कतें हैं, उनमें एक दिक्कत जो सामने आई है वो पीने के पानी की समस्या, और ख़ासतौर पर एनडीएमसी क्षेत्र में भी जब जल संयंत्र जो है वो जब बाधित हुए हैं, किस तरह से देखते हैं, कितनी समस्या है, कब तक ये जो समस्या है इसको दूर कर लिया जाएगा? कुछ प्रयास इस संदर्भ में विशेष? देखिए, जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ा, उसने काफ़ी जगह पर जो पेयजल संयंत्र लगे हुए हैं वो उनको भी प्रभावित किया। वहाँ भी पानी घुस गया, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इसकी चपेट में आए यमुना के जल स्तर के लेकर। तो उसको लेकर हालांकि एनडीएमसी इलाके में भी ये समस्या देखने को मिली, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर लिया जाए, और 24 से 48 घंटे में कहा जा रहा है कि इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। और जो यहाँ पर लोग हैं उनको जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है गिरीश, ठीक है, आपने बता दिया। जी गिरीश, आपने जानकारी दे दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की व्यापक से भारी वर्षा हो रही है। मनाली के कई इलाकों में आज बारिश हुई। जनजातीय जिला किन्नौर में बीती रात से ही वर्षा हो रही है। इस कारण जिले से गुजरने वाले हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर कई स्थानों पर यातायात में बाधा आई है। वहीं भारी भूस्खलन के कारण बंद पड़ी मंडी कुल्लू मनाली लेह सड़क पर फिर से यातायात आरंभ हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में अगले 1 सप्ताह तक मानसून के पूरी तरह तक से सक्रिय बने रहने और अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बात करते हैं असम की। बाढ़ की अगर ताज़ा स्थिति की बात करें असम में, तो असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है, जो पहले से शायद कुछ दिन पहले बेहतर हो रही थी। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से अब तक 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य IMD की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आज व्यापक बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण बेकी, ब्रह्मपुत्र और संकोश नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 385 हो गई है, जिसमें माजुली, धेमाजी और विश्वनाथ सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। 4200 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। NDRF, SDRF समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके बाद कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। इस दौरान डॉक्टर S जयशंकर ने भारत और थाईलैंड के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर बात की। बातचीत में भारत थाईलैंड रिश्तों में भारतीय समुदाय की महत्ता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की लुक ईस्ट नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति इन रिश्तों को और मजबूत कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा सहयोग संबंधों को गहरा करने के हमारे निरंतर प्रयासों को इससे बल मिला है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़े आदान प्रदान के अलावा बातचीत के दौरान भारत और भारतीय समुदाय के लिए अमृत काल की महत्ता पर भी
डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात कही। वहीं डॉक्टर जयशंकर ने कल बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में वो शामिल होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक की कल बैठक विदेश मंत्रियों की, जिसमें भारत थाईलैंड के दौरे पर गए हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। तो भारत की जो लुक ईस्ट और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है, ये विदेश मंत्री ने थाईलैंड के दौरे पर कहा। और साथ ही साथ पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति रिश्तों को मजबूत कर रही है, इस बारे में उन्होंने विस्तार से बात की। भारतवंशियों से वहां पर मुलाकात की। तो बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा और बिम्स्टेक और MCG की जो बैठक है उसको लेकर के ये दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कल होगी, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपनी सफल संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से लौटे हैं। पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा पर आधारित एक वीडियो ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। और खबर राजस्थान से जुड़ी हुई कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाला नहीं सहेगा राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की कथित लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनेगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। यह अभियान जयपुर से शुरू होकर हर विधानसभा स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी की भर्ती के द्वारा भर्ती परीक्षाओं में
पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएसी कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन करने की भी योजना है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवाओं को शामिल किया जाएगा। और दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सून युक इयोल ने यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता पहुंचाने की भी बात कही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सून युक इयोल यूक्रेन के औचक दौरे पर हैं। राष्ट्रपति यून ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उनके सार्थक यूक्रेन दौरे के लिए धन्यवाद दिया है। और अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के हैम्पटन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। हैम्पटन पुलिस ने एक 40 वर्षीय शख्स को संदिग्ध करार दिया है। स्थानीय पुलिस गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले इस शख्स की खोज कर रही है। पुलिस ने संदिग्ध पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।